स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है एंड आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है? बेसिकली एक पिक्चर है ना। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है? एक इमेज, एक तस्वीर। किस चीज की? लेडी की। लेडी कौन है यहाँ पे? लेडी है ग्रैंड मदर। मैं आज आपको क्या कराने वाली हूँ, आज का लेक्चर क्यों इतना स्पेशल है, या आज का लेक्चर बाकियों से अलग किस प्रकार है, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। बिकॉज यार कोई भी चीज करने से पहले अगर इंसान को पता हो कि वो क्या करने जा रहा है तो मुझे लगता है उसे याद करने के 50% ऑफ द चांस आपके बढ़ जाते हैं, है ना। अगर आपने रैंडम ये वीडियो खोल लिया है या फिर अगर आप द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सर्च कर रहे हो और आपने देखा और खोल लिया है ना, और फिर लास्ट में आपको वर्थ इट ना लगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं आप लोग आज क्या करने वाले हो मेरे साथ। देखो, आप लोग रैंडम 10 जगह जाते होगे। एक जगह आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ढूंढते होगे, एक जगह आप वन शॉट ढूंढते होगे, एक जगह आप समरी ढूंढते होगे, एक जगह आप एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको वन शॉट कराने वाली हूँ। वन शॉट कैसा? with the detailed explanation of your NCERT। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूं कि एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, एक एक लाइन जहां से एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको कराने वाली हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं लेकर आई हूं, दिखा दूंगी, पीडीएफ दे दूंगी, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू गाइस कैन ज्वाइन। तो आज ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, सो दैट अगर आप लोगों का पेपर है आसपास या फाइनल एग्जाम्स के लिए भी आपको दर दर ना भटकना पड़े, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाए। इफ यू गाइज आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। इस चैनल पे मैं आपको 9th 10th 11th 12th की इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। अब यार ये जो चैप्टर है ना बच्चों, पूरा का पूरा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह इसमें अपनी ग्रैंडमा का एक इमेज हमारे आगे दिखाते हैं। उनकी ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा धार्मिक तरीके से पोर्ट्रेट की गई है। अब यार सबकी ग्रैंडमा धार्मिक होती है ना, कुछ कुछ कूल भी होती है बट धार्मिक ही होती है जनरली। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है ना, बहुत ही डाउन टू अर्थ लेडी दिखाई गई है, बहुत ही वैल्यूज, बहुत ही सिद्धांतों वाली लेडी दिखाई गई है। तो ऑथर जो है ना अपना रिलेशनशिप बताते हैं ग्रैंड मदर के साथ इस स्टोरी में, कि उनका रिलेशनशिप क्या रहा है अपनी ग्रैंडमा के साथ थ्रू आउट हिज जर्नी। तो चलो, अब सबसे पहले खुशवंत सिंह के बारे में यार बताने की जरूरत नहीं है। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, सेलिब्रेटेड, मशहूर ऑथर्स है इंडिया के। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, लॉयर रह चुके हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, एडिटर। इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस नॉवेल्स है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। आप लोगों को नाम याद रखना है कि खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह ही हमारी कहानी के नरेटर भी हैं, है ना, यानी कि कथावाचक जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं। तो जहां पर भी आप देखोगे माई लिखा है, आई लिखा है, इसका क्या मतलब है कि खुशवंत सिंह अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही अपना रिलेशनशिप दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चे पार्टी, चलो आप प्लीज ध्यान देना, अटेंटिव रहना, एक एक लाइन हम लोग समझेंगे और कहां से क्वेश्चन आता है ये भी हम लोग समझेंगे। सो मेरी ग्रैंड मदर बाकी सबकी ग्रैंड मदर की तरह ही एक ओल्ड वुमेन है, ये खुशवंत सिंह बोल रहे हैं। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। क्या मैं उन्हें 20 सालों से जानता हूँ, क्योंकि उनकी उम्र तब 20 साल ही होगी, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि 20 साल से जब से मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें ओल्ड ही देखा है, बुढ़ा ही देखा है, रिंकल्ड ही देखा है, झुर्रियां पड़ी हुई देखी है उनकी शक्ल पे। पीपल सेड, लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें पता है तुम्हारी ग्रैंड मदर ना यंग भी थी, प्रिटी भी थी। अब यार सबकी होती है ना, सब लोग अपना बचपन, अपनी जवानी काट कर ही तो बुढ़े बने होते हैं, बट हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते, है ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि ये भी कभी यंग रहे होंगे, ये भी कभी यू नो प्रिटी रहे होंगे। हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते। ब्यूटीफुल वो होते हैं, खूबसूरत वो है, बट वैसे वाला इमेज हम लोग नहीं बना पाते। वही सेम चीज खुशवंत सिंह के साथ है ना। तो लोग उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम्हारी ग्रैंडमा है ना, उनके हस्बैंड भी थे, है ना, वो कभी यंग भी थी, कभी प्रिटी भी थी। बोलते हैं मुझे यकीन ही नहीं है ना, मतलब मुझे पता है कि हाँ ऐसा है, बट दैट इज वेरी हार्ड टू बिलीव। मेरे जो ग्रैंडफादर है उनकी पोर्ट्रेट मतलब फोटो, केवल फेस तक की, है ना। तो बोल रहे मेरी ग्रैंडफादर की जो फोटो है वो हमेशा हमारा जो ड्राइंग रूम है उसके मेंटल पीस मतलब शेल्फ, तो ड्राइंग रूम में एक शेल्फ है, उसके ऊपर हमेशा उनकी फोटो टंगी रही है। तो मुझे पता है ये ग्रैंडफादर है, बट ये जो लोग इतनी सारी बातें बोलते हैं दैट इज वेरी मच हार्ड टू बिलीव। तो फोटो के अंदर यहाँ पे बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है उनके ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन, तो आप लोगों को पता होना
चाहिए। वो एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे, लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनते थे, उनकी जो बड़ी बड़ी वाइट जो उनकी दाढ़ी थी वो क्या करती थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। कहने का क्या मतलब है, बड़ी दाढ़ी थी उनकी, एंड वो कम से कम 100 साल के लगते थे, इतने बूढ़े लगते थे। He did not look the sort of a person who would have a wife or children। तो बोल रहे हैं मेरे ग्रैंडफादर को देख के लगता नहीं था कि इस किस्म के इंसान है कि इनकी कोई बीवी या इनके कोई बच्चे भी हो सकते हैं। He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren। ऐसा लगता था बस इनके grandchildren हो सकते हैं, ये शुरू से ही ओल्ड है, मैं कभी इन्हें यंग इमेजिन कर ही नहीं सकता। As for my grandmother, अब वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं अगर मैं ग्रैंडमदर की बात करता हूँ, है ना, कि वो एक टाइम पे यंग थी, प्रिटी थी, ये थॉट ना बहुत ज्यादा रिवॉल्टिंग है। इस पूरे की पूरी फ्रेज का क्या मतलब है, डिफिकल्ट टू बिलीव, कि मैं इस फ्रेज पे यकीन नहीं कर पाता कि मेरी ग्रैंडमा कभी यंग भी थी, मेरी ग्रैंडमा कभी प्रिटी भी थी। She often told us of the game she used to play as a child। बोलता है मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बहुत बार उन गेम्स के बारे में बताया है जो वो खेला करते थे, है ना, जब वो बच्चे थी खेला करती थी। That seemed quite absurd। absurd मतलब सिली, कि ये तो सुनने में बहुत ज्यादा मुझे सिली लगता था। And undignified। undignified मतलब जिसपे आपको यकीन ना हो, है ना, बहुत ही ज्यादा ungraceful, एकदम disrespectful, है ना, इज्जतदार नहीं। On her part, and we treated it like the fables of the prophet। फेबल्स मतलब शॉर्ट मॉरल स्टोरी, कहानियां। प्रॉफिट मतलब जो सेंट वगैरह होते पहले के जमाने में, जो बाबा कहानियां सुनाया करते थे एक घर से दूसरे घर। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेरी ग्रैंडमा बहुत अपने बचपन के भी किस्से सुनाती हैं, जो वो गेम्स खेलती थी उसके बारे में बताती हैं, बट मुझे यकीन नहीं होता, ये थॉट बहुत रिवॉल्टिंग होता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि कभी मेरी ग्रैंडमा उस फेज से भी होकर आई हैं, क्योंकि जब से मैंने उन्हें देखा है तो वो ओल्ड ही है। She had always been short। अब वो हमेशा से शॉर्ट रही हैं, फैट रही हैं, स्लाइटली बेंट रही हैं, हल्की सी झुकी भी रही हैं। डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है ग्रैंडमा का, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि भाई वो शॉर्ट है, फैट है, हल्की सी बेंट है, उनका जो फेस है ना उस पे पूरा क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस मतलब बहुत सारे, ठीक है, क्रिस क्रॉस मतलब बहुत सारे, यहाँ वहां हर जगह रिंकल्स हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। नो वी वर सर्टेन। सर्टेन मतलब श्योर। बोल रहा भाई हम तो श्योर थे कि ग्रैंडमा शुरू से ऐसी दिखती है, हम कभी ग्रैंडमा को इमेजिन नहीं कर सकते। इवन विद माय ग्रैंडमा आई नो कि भाई वो यंग रही हैं, बट जब भी वो मुझे अपनी फोटो दिखाया करती थी कि देख मेरे बचपन की फोटो, या ये देख मेरी जवानी, और मुझे यकीन नहीं होता था कि आप हो, है ना, मैं उन्हें उस ऑरा में इमेजिन नहीं कर पाती थी। तो वही चीज इनके साथ भी हो रहा है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड। कहता है मैंने तो हमेशा मेरी ग्रैंडमा को बहुत ओल्ड देखा है, इतना ओल्ड कि इससे ज्यादा ओल्ड वो अब हो भी नहीं सकती। एंड वो 20 सालों से मैं उन्हें ऐसे ही देख रहा हूँ, 20 सालों से मैंने उन्हें इतना ही ओल्ड देखा है, कुछ डिफरेंस उनमें नहीं देखा। ठीक है, वो बोल रहे कि मेरी ग्रैंडमा कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती, हमेशा वो ब्यूटीफुल रहेंगी, है ना। ब्यूटीफुल इज व्हाट, कि भाई हाँ दिल से अच्छी हैं, आपका एक लगाव है, प्यारी है, बट वो बोल रहे वैसे वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती, ये मेरे दिमाग में नहीं आता। हॉबिल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत मतलब अटक अटक के वॉक करना ना, रुक रुक के ऐसे करके वॉक करना। सो वो बोल रहा है शी हॉबिल्ड अबाउट द हाउस, कि वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलती हैं घर पर। ठीक है, और क्या पहना होता है, स्पॉटलेस व्हाइट, यानी कि पूरा व्हाइट साड़ी, व्हाइट कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। एक हाथ उनके ऐसे वेस्ट पे रहता है, ठीक है, ताकि वो ऐसे जो उनका स्टूप मतलब जो झुकाव है ना, ये जो बेंड है, ये जो नील है, इसको वो ऐसे संभाल सके, इसलिए बूढ़े लोग चलते हैं ना एक हाथ ऐसे रखकर, तो वो ऐसे चलती हैं। एंड द अदर टेलिंग द, और दूसरा हाथ जो है वो क्या करता है, बीट्स क्या होते हैं, आपने वो माला देखी है इस प्रकार की, है ना, रहती है बुजुर्ग लोगों के हाथों में, वो ऐसे जपते रहते हैं, राइट। तो रोजरी मतलब वही होता है माला, तो वो माला क्या करती है, दूसरे हाथ से माला जपती रहती है, एक हाथ उनका यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक डिस्क्रिप्शन दिया अपनी ग्रैंडमा को लेकर, एक इमेजरी दी है। आगे देखो, हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए व्हाइट हेयर। ठीक है, उनके जो व्हाइट बाल हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए होते हैं, स्प्रेड होते हैं। अनटाइडली मतलब ऐसे कंगी वंगी नहीं करी होती है, बस इधर उधर बाल फैल रखे होते हैं उनके जो व्हाइट हेयर्स है। पकड फेस, पकड फेस मतलब क्या होता है बच्चों, रिंकल्ड वाला फेस, कि पूरा फेस उनका पेल है, ऐसा लग रहा है कोई कलर नहीं है, रिंकल्ड वाला फेस है उनका। एंड उनके जो लिप्स है ना कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार वो मूव होते रहते हैं प्रेयर में। इनऑडिबल मतलब जो आपको सुनाई ना दे, मतलब ऐसे कुछ जपती रहती है ना, ऐसे ऐसे करके वो कुछ ना कुछ जपती
रहती है। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape. ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कई बार ये लाइन दे देते हैं और बोलते हैं इसे एक्सप्लेन करो, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। लिखा है she was like the winter landscape. लैंडस्केप मतलब क्या होता है? सीनरी। अगर आप विंटर्स में देखो पहाड़ों को तो पूरा बर्फ से ढके होते हैं, एकदम ऐसा लगता है किसी सीनरी को देख रहे हो, राइट कि पूरा व्हाइट ही व्हाइट हर जगह, है ना। एकदम कंटेंटमेंट, एकदम सेटिस्फेक्शन आपको देखकर मिलता है, एकदम सीरीन यानी कि एकदम कामनेस आपको देखकर लगता है। तो वो उसी का कंपैरिजन अपनी ग्रैंडमा से कर रहे हैं, क्योंकि ग्रैंडमा भी व्हाइट पहनती है, उनके फेस पे भी बोलते हैं इतना ही काम है जैसे कि आप कोई विंटर सीनरी, विंटर लैंडस्केप को देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक उन्होंने अपनी ग्रैंडमा का डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब आगे भाई वो बोल रहा है कि मेरी जो ग्रैंडमा और जो मैं है वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम लोग बहुत ही गुड फ्रेंड्स हैं। अब वो आगे बता रहे हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे छोड़ गए थे, ठीक है। मेरे पेरेंट्स सिटी में चले गए थे एंड वो मुझे मेरी ग्रैंडमा के पास ही छोड़ गए थे। तो उस टाइम पर मेरी ग्रैंडमा और मैं कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार साथ ही रहते थे। वो मुझे सुबह मॉर्निंग में उठाती, मुझे रेडी करती स्कूल के लिए, अपनी मॉर्निंग प्रेयर गाती इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस मतलब जो वेरी नहीं कर रहा, जो यूनिफॉर्म है, एक ही तरीके का, है ना। मतलब जैसे हम हनुमान चालीसा गाते तो एक ही फ्लो में गाते हैं, कोई हमारी टोन वेरी नहीं करती, तो बिल्कुल वैसे ही वो अपनी प्रेयर गाती हैं। और कब कब गा रही होती है? वो नहलाते नहलाते, ताकि सुनकर जो हमारा ऑथर है वो भी याद कर ले, ठीक है। While she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart. वो खुद बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो मुझे नहलाती धुलाती, है ना, तैयार करती, एंड तैयार करते करते वो ये प्रेयर्स को गा रही होती, है ना, ताकि इस होप में कि भाई सुनते सुनते मुझे भी याद हो जाए। वो बोल रहे हैं कि मैं उन्हें सुना करता, क्यों सुना करता? क्योंकि मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी। बट आई नेवर बॉदर्ड टू लर्न। नेवर बॉदर्ड मतलब नेवर केयर्ड, मैंने इग्नोर किया, मैंने कभी इतना दिल पे नहीं लिया कि मुझे याद करना है कि नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ सुन लेता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी। आगे देखो, आगे वो क्या करती? शी वुड फेच। फेच मतलब लेकर आती, वो मेरी वुडन की स्लेट। अब पहले के टाइम पे बच्चों स्लेट पे पढ़ाई होती थी, है ना। पहले के टाइम पर स्लेट, इवन मुझे हल्का हल्का सा याद है कि मेरे टाइम पर भी स्लेट पे पढ़ाई होती थी जब मैं एलकेजी यूकेजी में थी, है ना। कॉपीज का सिस्टम फिर बाद में आया। सो यहाँ पर यही लिखा है कि वो उसकी वुडन की स्लेट लेकर आती, जो उन्होंने पहले ही वॉश करके, पहले ही येलो चॉक से प्लास्टर करके रखी होती। छोटा सा इंक पॉट, अर्दन मतलब जो क्ले का बना होता है, वो भी लेकर आती। एक रेड पेन लाती एंड उन्हें टाई मतलब बांध देती, उसे एक बंडल बना देती और उसको दे देती। ब्रेकफास्ट करती। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है किस चीज का ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो थिक स्टेल, मोटी, स्टेल मतलब बासी चपाती। मुझे नहीं पता कभी आप लोगों ने खाई है कि नहीं, बट भैया हमने बहुत खाई है। जब अकेले रहो तो बासा खाना पड़ता है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जब भी आप बासी चपाती खाओगे ना, मतलब रात में अगर बनी है और सुबह खा रहे हो गरम करके, उस पर नमक और देसी घी लगा के, बड़ी यम्मी लगती है, बड़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये भी बासी चपाती खाते थे, उसमें थोड़ा सा बटर और शुगर डाल देते थे एंड उसके बाद स्कूल चले जाते थे। She carried several stale चपाती। वो बोल रहे हैं कि ग्रैंडमा जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती तो अपने साथ बहुत सारी और भी बासी रोटियां ले लिया करती फॉर द विलेज डॉग्स, है ना। गांव के जो डॉग्स हैं उन्हें खिलाने के लिए रोटियां वो ले लिया करती। अब वो बोल रही है कि मेरी जो ग्रैंडमदर है वो मेरे साथ हमेशा स्कूल आती, ठीक है। विलेज में थे ये लोग, गांव में रह रहे थे, पेरेंट्स तो सिटी में चले गए। तो वो बोल रहे हैं कि अब ये जो मेरी ग्रैंडमा है मेरे साथ हमेशा स्कूल आया करती, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था। तो जब तक मैं स्कूल पढ़ता वो भैया अपना टेम्पल में बैठ के प्रेयर्स पढ़ लिया करती। तो अब जो वहां का पंडित था वो क्या करता बच्चों? टू गिव्स टॉट का मतलब क्या होता है? किसी को पढ़ाना। तो वो क्या करता? अल्फाबेट्स पढ़ाता, मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाता, तो सारी चीजें पढ़ाता। और मीनवाइल जो ग्रैंडमा है वो वहीं पे बैठकर टेम्पल में ही अपनी पूजा करती। अब क्या होता? बच्चे जो थे वो रोज में बैठते, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली जैसे रोज में बैठते हैं बच्चे, जैसे नीचे अगर मैदान में जैसे कंजक खाते हैं तब बैठते हैं, तो बच्चे उस रोज में बैठते वेरांडा के दोनों साइड, और वो क्या करते? प्रेयर गा रहे होते एक साथ, है ना, टुगेदर वो प्रेयर गा रहे होते। और ग्रैंड माँ क्या करती? टेम्पल के अंदर बैठती, ठीक है, और स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स वो अंदर बैठ के पढ़ रही होती। अब आगे देखो, जब स्कूल खत्म हो जाता, ठीक है, तो वो क्या करते? वापस एक साथ घर आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। एंड इस टाइम क्या होता? जो गांव के कुत्ते हैं वो उन्हें टेम्पल के ही दरवाजे पर मिलते एंड उनके पीछे पीछे वो उन्हें रोटी डालते, उनके पीछे पीछे वो उनके घर तक आते। ग्रॉलिंग मतलब
घुर्राते हुए आते, लड़ते हुए आते ईच अदर से चपातीस के लेके। हम तो चपाती देते बट वो आपस में घुर्रा रहे होते, आपस में लड़ रहे होते, और ऐसे करते करते वो हमारे पीछे तक आ जाते। जब उसके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में, दे सेंट फॉर अस। सेंट मतलब कॉल, बुलावा भेजना, ठीक है। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आता है कि टर्निंग पॉइंट क्या था ऑथर और ग्रैंडमदर की फ्रेंडशिप में। तो आपको याद रखना है क्या था टर्निंग पॉइंट। अभी तक जितनी भी आप स्थिति देख रहे हो वो विलेज की है, ठीक है। ग्रैंडमा और ऑथर साथ है। आप एक बात याद रखना, जब भी आप किसी के साथ रहते हो, है ना, कोई आपकी इन्वायरमेंट में है, मान लो आपका दोस्त आपके साथ स्कूल में है, सेम क्लास में है, सेम कॉलेज में है, सेम ऑफिस में है, तो आपकी दोस्ती सही रहती है, तो आपके रिलेशन सही रहते हैं। बट जैसे ही आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, बहुत ही कम रिलेशंस हैं या बहुत ही कम फ्रेंडशिप्स हैं जो टिकेंगी, राइट क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हो, आपकी नई सोच होती है, आप उनके साथ बहते हो, आपका अलग इन्वायरमेंट होने लग जाता है, राइट। एंड देन उसके बाद जो पीछे के लोग हैं उन्हें आप टाइम नहीं दे पाते हो इक्वल मैनर में जैसे आप पहले देते थे, है ना। जब रूटीन सेम होता है तो कॉन्वर्सेशन इजी हो जाता है ना, क्योंकि आपका भी रूटीन सेम है, दोस्त का भी सेम है, ग्रैंडमा का भी सेम है और ऑथर का भी रूटीन सेम है। दोनों साथ जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, साथ रह रहे हैं, उसकी ग्रैंडमा उसे नहला रही है, खिला रही, सब सेम है ना। बट जब आपका रूटीन अलग अलग हो जाता है कि एक आदमी कुछ और कर रहा है, दूसरा आदमी कुछ और कर रहा है, फिर वो कम्युनिकेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो अब यही टर्निंग पॉइंट इनकी भी दोस्ती में आएगा। वो बोल रहे हैं कि जब हम सिटी में चले गए, हम गांव से निकलकर, ग्रैंडमा और मैं शहर में चले गए हमारे माँ बाप के पास, तो भले ही हम लोग शुरू में सेम रूम में रह रहे थे, ठीक है, बट ग्रैंडमा मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। गांव में तो वो उसके साथ स्कूल जा रही थी, बट अभी यहाँ पर वो उसके साथ बच्चों स्कूल नहीं जा पा रही थी। वो बोल रहा है कि क्योंकि अब शहर में मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, है ना, मुझे लेने के लिए स्कूल बस आती थी, तो इसलिए अब ग्रैंडमा मेरे साथ बैठ के तो जा नहीं सकती, राइट। अब क्योंकि जा नहीं सकती तो रास्ते में उन्हें कुत्ते भी नहीं मिलते थे रोटी खिलाने के लिए, राइट। तो शी टुक टू फीडिंग स्पैरो। टुक टू मतलब स्टार्टेड, ठीक है। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने स्पैरोज को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। कहां पर, आंगन में। जो हमारा शहर का घर था उसके आंगन में स्पैरोज को रोटी डालना शुरू कर दिया। अब आपको भी पता है बच्चों, गांव का और शहर का माहौल बहुत अलग है ना। गांव में जितना प्योरिटी है, जितना सफाई है, जितना खुलापन है, वैसे शहरों में नहीं है। शहरों में भिच्चापन है, लोग घर में है तो घर में ही बंद है। गांव में तो ये होता है हर चीज खुली है, राइट। तो वो वाली चीज थी कि भाई गांव में फिर भी डॉग्स मिल जाते थे, बट यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो उन्होंने स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बच्चों साल पे साल गुजरते गए। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। लेस ऑफ ईच अदर मतलब अब वो बॉन्ड हल्का हल्का खत्म होता गया, ठीक है। अब उनकी इतनी बात नहीं होती है क्योंकि उसका स्कूल अलग हो गया, ना वो उसको पढ़ाई में हेल्प कर सकती है ना कुछ कर सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ टाइम तक तो जब हम गांव से आए तो उन्होंने ही मुझे उठाया, जैसे वो वहां उठाती वही मुझे स्कूल के लिए रेडी होने बोलती। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हेदर टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझे मतलब ट्राई करती मेरी लाइफ में इन्वॉल्व रहने का। वो मुझसे पूछती कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता कि इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ाए हैं, साइंस पढ़ाया है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया है। तो साइंस के टॉपिक्स वो बोलते कि दुनिया राउंड है, ये सब पढ़ाया। तो ये सब सुन के ग्रैंडमा बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाती क्योंकि ये सब चीजें गांव में नहीं पढ़ाते थे, है ना। तो वो अनहैप्पी इसलिए भी होती कि अब वो उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती है उसकी पढ़ाई में। गांव में तो उसकी मदद कर पा रही थी, बट यहाँ पे शहर में इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है ग्रैंडमा को, तो वो उसकी कैसे हेल्प करेंगी। उसके ऊपर से दो रीजन थे शी वाज अनहैप्पी। एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्या था, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था इन चीजों पे जो वो इंग्लिश की स्कूल में पढ़ा रहे थे, और वो बहुत ज्यादा अपसेट, डिस्ट्रेस मतलब अपसेट हो जाती थी कि भगवान के बारे में तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, धार्मिक किताबों के बारे में तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो एक दिन नरेटर स्कूल से घर आया और उसने बोला कि हमें म्यूजिक लेसन्स दे रहे हैं। ये सुनने के बाद तो शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी क्योंकि बच्चों पहले का जमाना था ना, पहले के जमाने की जो सोच है वो भी अलग थी। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि म्यूजिक लेसन्स दे रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, अपसेट हो गई। वो बोलती है कि भाई म्यूजिक जो है ना वो वल्गर है। लिविट एसोसिएशन मतलब वल्गर लोगों के लिए, म्यूजिक हमारे लिए नहीं, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। इट्स द मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिवली फॉर, ओनली फॉर, केवल एक ही के लिए। कि ये केवल किसके लिए, हार्लट्स एंड बेगर। हार्लट्स मतलब नॉट गुड पीपल, ठीक है, नहीं तो बेगर्स वगैरह के लिए, हमारे लिए नहीं है। जेंटल फॉक मतलब गुड पीपल के लिए म्यूजिक नहीं है। तो बोल रहे हैं ग्रैंड मदर ने कुछ बोला नहीं, बट उनकी जो चुप्पी थी ना उन्होंने सब बोल दिया। उनकी जो चुप्पी थी ना उसका मतलब था डिसअप्रूवल, कि वो इस चीज को अप्रूव नहीं करती हैं, वो इस चीज के साथ नहीं है, ठीक है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट।
तो ऑथर बोल रहा है उसके बाद उन्होंने मुझसे ना के बराबर बात करना शुरू कर दिया, बहुत ही कम हमारी बात होती थी। तो वो जो बॉन्ड जो इतना स्ट्रांग था वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है। आगे बोल रहे हैं कि भाई जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे मेरा खुद का रूम दे दिया गया, है ना, मेरा स्कूल खत्म हो गया, जब मैं कॉलेज जाने लगा तो मुझे खुद का रूम दे दिया गया क्योंकि मैं बड़ा हो गया। ठीक है, तो एक जो कॉमन लिंक बचा था हमारी फ्रेंडशिप में वो भी स्नैप मतलब वो भी टूट गया, क्योंकि एक कमरे में थे तो थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, अब तो एक कमरा भी नहीं है, कमरे भी अलग हो गए। तो बोल रहा है जो बचा कुचा लिंक था हमारी दोस्ती का भैया वो भी अब क्या हो गया, वो भी टूट गया, वो भी समाप्त हो गया। माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है, लोनलीनेस, अकेलापन, और रेजिग्नेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, विदाउट ऑब्जेक्शन, कि उन्होंने, मेरी ग्रैंड माँ ने ये जो अकेलापन था ना उसको स्वीकार कर लिया बिना किसी ऑब्जेक्शन के। ठीक है, अपने भाग्य समझ के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो इस चीज में इमोशनल नहीं हुई, ना ही उन्होंने किसी से कुछ भी बोला। She rarely left her spinning wheel to talk to. उसके बाद उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया, बहुत कम बात करती थी, पूरा टाइम अपने स्पिनिंग व्हील पे बैठा करती थी, या तो स्पैरोस को दाना डालती थी, उसके अलावा वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। सुबह से लेके शाम तक वो सिर्फ अपने व्हील को ऐसे ऐसे स्पिन करती रहती, चरखा चलाती रहती और अपनी जो प्रेयर्स है वो गाती रहती। आफ्टरनून में वो रिलैक्स करती थोड़ी देर के लिए, जब वो स्पैरोस को फीड करने के लिए उठती। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जब वो वरांडा में बैठ के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड तोड़ रही होती स्पैरोस के लिए, उतने में ही बहुत ही भारी तादाद में 100 of little birds वो उनके पास आ जाते एंड क्या करते, वेरिटेबल मतलब रियल, बेदलम मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, एंड चिरपिंग्स मतलब उनका साउंड। तो वो चे 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 करके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते, बहुत ज्यादा आवाजें करने लगते। कौन, स्पैरोस। नेक्स्ट, Some came and perched on her legs. कुछ स्पैरोस तो आके उनके पर्च मतलब बैठ जाते, कहां पर, पैरों पे बैठ जाते, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते, कुछ उनके सर पे बैठ जाते। बट वो इतनी ज्यादा अच्छी थी, काइंड हार्टेड थी, कि वो हमेशा स्माइल करती, कभी भी शूट नहीं किया, शूट मतलब उन्हें भगाया नहीं कि हट, ऐसे नहीं करा। तो वो जो हाफ एन आवर होता था ना, वो उनकी जिंदगी का सबसे मतलब पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट होता था, जब वो टाइम अपना स्पैरोस के साथ बिताती थी। अब क्या हुआ, अब भाई ऑथर ने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, है ना, बाहर जाऊंगा, बाहर के देश जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो उसने बोला कि मैं श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा अपसेट होंगी, है ना, मेरी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी, क्योंकि भाई मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। कहने का क्या मतलब है कि जब इतनी बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो अंदर से डर लगता है हमें, है ना। तो वो बोल रहा है मैं 5 साल के लिए जाऊंगा, पता नहीं मैं वापस आऊंगा तो ग्रैंड माँ होगी नहीं होगी, तो इसलिए मैं श्योर था कि वो बहुत अपसेट होंगी। तो वो बोल रहा है बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मेरी ग्रैंड माँ तो सेंटिमेंटल तक नहीं थी, यानी कि इमोशनल भी नहीं दिखी मुझे होते हुए। तो सोचो ग्रैंड माँ कितनी इमोशनली स्ट्रांग थी बच्चों, कि जो उनके इमोशंस थे उन्होंने कभी भी अपने फेस पर उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया। तो वो बोलता है ग्रैंड माँ मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन आई एंड उन्होंने ना तो किसी से बात करी, ना ही उन्होंने कोई इमोशन दिखाए, है ना ही रोई, ना कुछ नहीं। उनके जो लिप्स है वो अभी भी मूव कर रहे थे, है ना, सुनाई नहीं दे रहा था क्या, बट वो अपनी प्रेयर्स कर रही थी एंड उनका जो माइंड था वो कंप्लीटली प्रेयर्स में लॉस्ट था। उनके जो फिंगर्स थे अगेन वो क्या कर रही थी, अपनी माला एक हाथ से जपे जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, बस उन्होंने एक ही चीज करी, उन्होंने चुपचाप उसके माथे पर किस कर दिया। एंड जब मैं निकला, बोलता अब इन सब के बाद में निकल गया फॉरेन के लिए, तो मैंने क्या करा, आई चेरिश्ड मतलब किसी चीज को संभाल के रखना, किसी चीज को दिल से लगा के रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होना। कि मेरे लिए वो जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था, यानी कि वो जो एक जेस्चर था ना किस करने का मेरे माथे पर, वो क्या था, मुझे लग रहा था मे बी वो लास्ट साइन है फिजिकल कॉन्टैक्ट का हमारे बीच में। ठीक है, कि शायद मैं आऊं तो ग्रैंड माँ जिंदा बचे ना बचे पता नहीं, बट बोल रहा है ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब मैं वापिस आया तो वो मुझे लेने भी आई स्टेशन पे, यानी कि मेरी ग्रैंड माँ बिल्कुल सही सलामत थी 5 साल तक। आगे क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो एक भी दिन और बुढ़ी नहीं दिख रही है, जैसे मैं छोड़ के गया था वो बिल्कुल वैसे ही है। She had no time for words and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. वो बोलता है मैं 5 साल बाद लौटा, उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। Clasped me मतलब taken in arms, बाहों में भर लेना, ठीक है। एंड वो बोल रहा है जब उन्होंने मुझे गले से लगाया ना तो मैं स्टिल उनकी जो प्रेयर्स है वो सुन पा रहा था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो। Even on
फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। अब क्या होता है, अगर आप फॉरेन से आ रहे हो, आपके मन में क्या होगा कि भाई मेरी फैमिली मुझसे पूछेगी तूने क्या करा, कैसा है, ये वो। तो बोलता है कि पहले दिन तो मुझे लगा था कि भाई मेरे से कुछ बात होगी, बट नहीं, पहले दिन भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो स्पैरोज के साथ ही था, जिनके साथ अब वो ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई थी। विथ फ्रिविलियस रिब्यूक्स, कहने का क्या मतलब है कि फ्रिविलियस मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होके नहीं, है ना। अगर किसी को आप पाल रहे हो, कोई पेट है, तो डांट नहीं देते आप उसको, जैसे डॉगी पाल रहे हो, ये क्या कर रहा है तू, ये क्यों कर रहा है तू, है ना। तो इस तरीके से रिब्यूक्स मतलब डांट देना, तो वो भी स्पैरोज को ऐसे लाइट हार्टेडली डांट देती थी एंड उनके साथ अब ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई थी। इवनिंग में बच्चों अब कुछ हुआ। अब क्या हुआ, इवनिंग में एक चेंज आया। चेंज क्या आया, उन्होंने प्रेयर नहीं करी, ठीक है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ बच्चों की उन्होंने प्रे नहीं करा, वरना वो हमेशा प्रे करती है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, आसपास की जो मोहल्ले की औरतें थी उनको अपने साथ जोड़ा, उन्हें कलेक्ट करा, एक ओल्ड ड्रम लिया और गाना गाने लग गई, उसे बजाते हुए गाना गाने लग गई। बहुत घंटों तक उन्होंने क्या करा, थम्प्ड मतलब हिट करा, किसको, द सैगिंग स्किन। सैगिंग स्किन मतलब वो जो ड्रम की जो स्किन ओल्ड हो जाती है, जिस पे ढप ढप करते हो, ओल्ड हो जाती है वो, है ना, लूज हो जाती है, तो उसको वो बजाती रही और योद्धा के घर वापसी आने के गाने गाती रही, ठीक है। तो ऑथर बोल रहा है कि हमें उन्हें परसुएड मतलब कन्विंस करना पड़ा, है ना। हमें उन्हें बोलना पड़ा कि अरे प्लीज अब रहने दो, अब आप थक जाओगे, ओवर स्ट्रेन हो जाओगे। तो हमने उन्हें किसी तरीके से जबरदस्ती रोका। That was the first time since I had known her that she did not pray. ऑथर बोल रहा है ऐसा पहली बार हुआ कि उन्होंने प्रे नहीं किया, ऐसा पहली बार जब से मैं उन्हें जानता हुआ कि उन्होंने प्रे नहीं किया। अगली मॉर्निंग क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई, ठीक है। पहले फीवर था, बट डॉक्टर ने बोला कि फीवर चला जाएगा, बट मेरी ग्रैंड मदर की सोच कुछ और थी। डॉक्टर ने तो बोला नॉर्मल फीवर है, बट मेरी ग्रैंड माँ कुछ और ही सोच रही थी। ग्रैंडमा ने बोला कि मेरा अंत अब नियर है, यानी कि मेरा अंत बस पास है, मैं मरने वाली हूं, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life. And ये बात उन्होंने कब बोली, मरने से थोड़े घंटे पहले ही उन्होंने बता दी थी, ठीक है। She had omitted to pray, यानी कि जब उन्होंने अपना जो प्रेयर मिस करा, है ना, ये जो लास्ट चैप्टर्स थे उनकी लाइफ के उसी में मिस करा। एंड वो अब क्या बोल रही थी कि अब मैं कोई और मतलब अब मेरा अंत पास आ गया, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ किसी से बात करके, मुझे बस मेरी प्रेयर करनी है। वी प्रोटेस्टेड, वो बोलता है हमने ऐसी बात सुन के प्रोटेस्ट किया, हमने बोला अरे आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उन्हें अंदर से पता था कि मेरा समय अब आ गया है। बच्चों पता चल जाता है जब हम मरने वाले होते हैं ना कि बस हम मरने वाले हैं, ठीक है। सो वो पीसफुली लेट गई बेड पे, अपनी प्रेयर करती रही, अपनी जो माला है वो जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, वो बोल रहे इससे पहले हमें पता भी चले, है ना, डाउट भी हो, उनके जो लिप्स थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उनकी जो माला थी वो उनकी हाथों से गिर गई। भाई ये जब भी मैं ये लाइन पढ़ाती हूँ मेरे को जेन्युइनली गूज़बम्स आ जाते हैं, मेरे को पूरा अपनी दादी वाला सीन याद आ जाता है। एंड ऑल राइट, अ पीसफुल पेलर क्या होता है, बेसिकली येलो, बिल्कुल जब कोई मर जाता है तो बिल्कुल येलोइश एक अफेक्ट उनके चेहरे पर आ जाता है ना, वो जो रंग होता है ना चेहरे का वो बिल्कुल फेड हो जाता है। तो वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि बिल्कुल काम, बिल्कुल येलोइश फेस वहां पर हो गया एंड हमें पता था दैट शी वाज डेड। वी लिफ्टेड हर ऑफ, अब वो बोल रहे हैं हमने उन्हें बेड से उतारा। अब ऐसे होता है, मुझे भी इसके पीछे वो नहीं पता स्टोरी, बट ऐसा होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे फटाफट से बेड से उतार के नीचे रख देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि बेड पे नहीं रखते। तो लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, उन्हें बेड से उतारा, ठीक है। एंड जो भी रिचुअल्स थे वो करे, उन्हें ग्राउंड पे लेटाया एंड उन्हें एक रेड लाल कफन में ढक दिया। थोड़े घंटों बाद जब थोड़े सबने शौक मनाया तो उसके बाद उन्होंने अकेला छोड़ दिया, मतलब ग्रैंडमा को अकेला छोड़ दिया और वो चले गए अरेंजमेंट्स करने, है ना, जो भी उनके लास्ट राइट्स करने थे वो करने वो चले गए। इन द इवनिंग जब वो वापस आए उनके रूम में, उनको ले जाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ना एक स्ट्रेचर सा लेकर आए जिस पे लेटाकर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो तब क्या हो रहा था, सन ढल रहा था, द सन वाज सेटिंग एंड हल्की सी जो सूरज ढलने की जो हल्की रोशनी आती है ना वो उनके वरांदा में आ रही थी, ठीक है। ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट क्यों बोला गया कि सूरज की जो हल्की हल्की रोशनी थी वो वरांदा में आ रही थी। अब वो लेकर जा रहे हैं, मतलब कमरे में जा रहे हैं, सॉरी, और वो रुक गए, है ना, वो आंगन में ही हाफ वे में रुक गए। क्यों रुक गए, उन्होंने क्या देखा कि पूरे के पूरे वरांदा में, पूरे के पूरे रूम में, ठीक है, जहां पर उनकी डेड बॉडी थी वहां तक, ठीक है, जहां पर वो कफन बंद रखा था वहां तक 1000 ऑफ स्पैरोज बैठी हुई हैं, ठीक है। स्कैटर्ड मतलब
फैली हुई हैं फ्लोर पे, ठीक है, एंड देयर वाज नो चिरपिंग, और उनकी कोई साउंड नहीं है, चा 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 चा, कुछ नहीं, एकदम चुप बैठी हैं, जैसे कि वो भी ग्रैंडमा का शौक मनाने आई हूँ। तो हमें बर्ड्स के लिए भी बहुत सॉरी फील हुआ, क्योंकि ग्रैंडमा बर्ड से भी बहुत ज्यादा अटैच थी। और फिर नरेटर की मम्मी ने क्या करा, फेस्ट मतलब लेकर आई कुछ ब्रेड एंड उन्हें लिटिल क्रम्स छोटे पीसेस में तोड़कर डाल दिया, जैसे कि ग्रैंडमा करा करती थी। बट स्पैरोज ने उन ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं, खाना तो दूर उन्होंने उस दिन देखा भी नहीं ब्रेड की तरफ। When we carried my grandmother's corpse, तो जब डेड बॉडी को उठा के बाहर ले जाया गया तो स्पैरोज अपने आप ही उड़ गई बिना ब्रेड खाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्वीपर आया, साफ करने वाला आदमी आया, तो उसने सारे ब्रेड को डस्टबिन में फेंक दिया। कहने का क्या मतलब है कि इवन द स्पैरोज mourned on her death। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चों, ये आपका समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको दिखा दूंगी कि यस आई हैव दैट, एंड मैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। यू गाइस कैन रीड इट एंड कैन कम बैक एंड टेल अगर आपको कोई डाउट है, वैसे होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भाई 3 फेसेस है ऑथर के रिलेशनशिप में उसकी ग्रैंडमदर के साथ, ठीक है, जब वो अब्रॉड गया उससे पहले के, तो वो 3 फेज बताने हैं। सो पहला फेज आप बोल सकते हो उसकी अर्ली चाइल्डहुड का है, जहां पर वो रहता था गांव में, है ना। पहला फेज था गांव में, जहां पर उसकी ग्रैंडमा उसे उठाती थी, उसे तैयार करती थी, दोनों स्कूल जाते थे, वापस आते थे, उनकी गुड फ्रेंडशिप थी, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं बोलना, सिर्फ फेज आपको बताना है। नेक्स्ट फेज क्या था, जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए, ठीक है, उन्होंने सेम रूम शेयर करा, वो उनका टर्निंग पॉइंट था। जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए वो टर्निंग पॉइंट था, है ना। तो दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। थर्ड फेज में क्या हुआ, जब ऑथर यूनिवर्सिटी गया, वाह मक्खी भी मेरे बोर्ड पे लिख रही है, और आई एम थिंकिंग कि भाई ये निशान कहां से पड़ रहा है मेरे बोर्ड पे, ठीक है। सो थर्ड फेज में क्या हुआ, बेसिकली थर्ड फेज में जो ऑथर था भाई वो यूनिवर्सिटी गया, उसे अपना रूम दे दिया गया, एंड उनकी जो फ्रेंडशिप थी ना वो बहुत ज्यादा वीक हो गई। उनकी जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा वीक हो गया, क्योंकि जो कॉमन लिंक था, कॉमन लिंक किसे बोला गया ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। कॉमन लिंक बोला गया सेम रूम को, तो वो जो कॉमन लिंक था ना वो भी छीन लिया गया, वो भी स्नैप कर लिया गया। तो वो चुप हो गई एंड प्राइवेट हो गई एंड केप्ट द स्पिनिंग व्हील ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन अपने स्पिनिंग व्हील पे लगी रहती, स्पैरोज को फीड किया करती। तो ये 3 फेजेस थे जिनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। Very important question, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई जब वो गांव में रहते थे तब तो ग्रैंडमा और उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, है ना, वो उसे तैयार करती, उठाती, स्कूल जाती। जब वो सिटी में शिफ्ट हुए तो सब चेंज हो गया। अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, फर्स्ट वो उसे लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, तो ये एक बैरियर बन गया, ये एक रुकावट बन गई। सेकंड, स्कूल में भगवान और रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबों के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। और थर्ड, उसके स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दे रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। म्यूजिक केवल और बेगर्स और बैड पीपल के लिए हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, 3 ऐसे तरीके बताओ इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, ठीक है। तो बोला गया है कि किस तरीके से जो ऑथर की ग्रैंडमा थी अपना दिन बताती थी जब वो बड़ा हो गया। सो पहला, वो अपने कमरे में अकेले रहती थी क्योंकि उन्होंने अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, वो पूरे दिन स्पिनिंग व्हील पे लगी रहती, अपनी प्रेयर्स गाती रहती। और तीसरा, वो स्पैरोज को फीड करती रहती। नेक्स्ट, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, किस तरीके से ऑथर की ग्रैंडमा ने बिहेव किया मरने से पहले। सो उन्होंने प्रे नहीं करा, उन्होंने वुमेन को कलेक्ट करा नेबरहुड से, और होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स के वो गाने गाने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार हो गई, उन्हें पता चल गया उनका अंत नियर है, उन्होंने पीसफुली प्रे करना शुरू कर दिया और किसी से भी अपने लास्ट आवर्स में बात नहीं करी। ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद कर लेना, देख लेना किन स्ट्रक्चर में लिखना है, बिकॉज इंग्लिश में स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, The way in which the sparrows express their sorrow, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से स्पैरोज ने अपना सॉरो एक्सप्रेस करा ये आपको बताना है। सो भाई ग्रैंडमदर स्पैरोज को फीड किया करती थी, है ना, वरांडा में। वो एक स्पेशल रिलेशनशिप उनके साथ क्रिएट कर चुकी थी। जब वो मरी तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आए उनके पास एक्सप्रेस करने। वो कैसे एक्सप्रेस करा, स्कैटर्ड वे में, बिखरे वे में बैठ गए पूरे वरांडा में। उन्होंने बिल्कुल आवाज नहीं करी, हर जगह साइलेंस था। आप बता सकते हो ऑथर की मदर ने ट्राई किया उन्हें फीड करने के लिए, पर उन्होंने बिल्कुल भी ब्रेड नहीं खाई और वो चुपचाप चले गए, ठीक है बच्चा।
यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत आसान है, इस सारे की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है बच्चों वो यहीं पर समाप्त होता है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू गाइस कैन गो देयर एंड ज्वाइन द टेलीग्राम। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर एंड या बाय बाय, टेक केयर।